सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन 8, जिसका नाम है सोमैटोफोम डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टाइप ऑफ डिसऑर्डर, और दोनों ही डिसऑर्डर एक ही लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं। दो ही मेन टॉपिक हैं जिसको हम करेंगे कवर। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सोमैटोफोम डिसऑर्डर या फिर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, और चांसेस जो ज्यादा हैं वो आपके इनके टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, इनमें सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इनकी टाइप्स करेंगे, फिर हम कोजेस को स्टडी करेंगे, और फिर हम करेंगे ट्रीटमेंट कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करे जो ये ठीक हो जाए सबका। ठीक है। अब रही बात डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में, क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे भाई, यहां पर डेफिनेशन, टाइप, कोजेज एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना ही बताना था आपको। और अब चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे सोमैटोफोम डिसऑर्डर से। तो आपको यहां पर ये बात समझ में आ रही होगी कि सोमैटोफोम कैसे एक्ट कर रहा है, एक अम्ब्रेला की तरह। ठीक है। अम्ब्रेला में बहुत सारे नीचे लोग खड़े हैं भाई। ये जो लोग हैं वो कौन हैं, इनके सब टाइप, या हम कहें नीचे आने वाली एक कैटेगरी जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला डिसऑर्डर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर रहेगा, सेकंड कन्वर्जन डिसऑर्डर रहेगा, थर्ड इलनेस डिसऑर्डर रहेगा, इलनेस एंजाइटी, फोर्थ पेन डिसऑर्डर, एंड फिफ्थ लास्ट वन बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो हम इसको इसी सीरीज में नहीं करने वाले, कहीं आप ये सोचे कि हम इसको इसी सीरीज में करते हैं। और चलिए समझते हैं। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं सोमैटोफोम डिसऑर्डर में। यहाँ पर आपको ना सबकी अलग अलग फोटोज, अलग अलग फीचर्स नजर आ रहे होंगे। एक जगह फिजिकल सिम्टम्स दिखा, एक जगह न्यूरोलॉजिकल, एक जगह एंजाइटी सिम्टम, एक जगह पेन सिस्टम, एक जगह फिजिकल डिफेक्ट रिलेटेड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, डिफाइन कन्वर्जन डिसऑर्डर, illness anxiety disorder, define the concept of pain disorder, what is the difference between somatic symptom disorder and the pain disorder, what is the meaning of body dysmorphic disorder। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रोबेबली आपको आपके एग्जाम में मिले। तो चलिए अब एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं सोमैटोफोम डिसऑर्डर। एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं और फिर बताते हैं आपको छोटा सा। अगर आप लोगों ने, आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, या फिर हम कहें कुछ छोटे बच्चे होंगे, या आप लोगों की उम्र में भी कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं आपको कुछ सिम्टम नजर आते हैं। ये सिम्टम हो सकता है आपको पेन हो रहा हो कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर आपको नोजिया सा फील हो रहा है, मतलब वॉमिटिंग आने को है, या फिर आपको चुभन हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में डॉक्टर ये बोल दे कि भाई तुम तो नॉर्मल हो, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ऐसा सुनने को आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअल में वो डिसऑर्डर नहीं होता। एक दो दिन में कोई डिसऑर्डर नहीं बनता, ये भी आपको पता है ना। डिसऑर्डर तब कहलाएगा जब आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होगी। तो हम बेसिक एग्जाम्पल समझने की, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे सिम्टम हैं कि डॉक्टर कहे कि भाई नॉर्मल रिपोर्ट है, और आप कहें कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, या कोई वो पर्सन कहे नहीं नहीं मेरी तो छाती में दर्द है, मुझे तो सिर में दर्द है, मेरी तो कमर में दर्द है, लेकिन मुझे तो ऐसे ऐसा फील हो रहा है, मेरी बॉडी में तो कांटे चुभ रहे हैं, चुभन महसूस हो रही है, लेकिन मेडिकल टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वो सिम्टम आप मानिए जब किसी पर्सन की बॉडी में फिजिकल सिम्टम फील हो, मेडिकल रिपोर्ट में ना हो, तो हम कहेंगे सोमैटोफोम डिसऑर्डर। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अब हम डायरेक्ट थियरी पर चलते हैं। सो सोमैटोफोम डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन, इस ग्रुप ऑफ ए मेंटल हेल्थ कंडीशन हम कहेंगे where a person experience physical symptom, pain, nausea, weakness that can't be explained by medical condition. That means your reports, medical reports will be normal. ये तो बड़ा ही कमाल है। चलो आगे पढ़ते हैं। सिम्टम्स हो सकते हैं रियल हैं, कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, और जो सिम्टम्स होंगे वो क्या करेंगे, लीड्स टू डिस्ट्रेस, वहां पर अनईजी फीलिंग क्रिएट करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उन सिम्टम्स की वजह से आपको रियल में हो रहा है लेकिन रिपोर्ट्स में नहीं है ना। मेडिकल रिपोर्ट्स कोई फिजिकल कोज नहीं है, डायरेक्ट बता रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर फिजिकल कोज नहीं है तो कौन सा कोज है, हम कहेंगे भाई कोज तो है कोई ना कोई, और वो फैक्टर्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, हो सकता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो, इमोशनल पेन की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो। और ये डिसऑर्डर ज्यादातर चिल्ड्रंस में देखे जाते हैं और अडल्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है।
तो चलिए इतना छोटा सा डेफिनेशन हमने पढ़ा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर इन विच फर्स्ट डिसऑर्डर इज द सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर. सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर. और in this picture you can clearly observe headache, back pain, dizziness. अब आप ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कई बार दो डिसऑर्डर्स में. फॉर एग्जांपल सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर वर्सेस पेन डिसऑर्डर. तो आपको थियरी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है. चलिए थियरी पढ़ते हैं. डिसऑर्डर इन्वॉल्व मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स. पहला ही पॉइंट क्या है? मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स. दैट मीन्स उस पर्सन की बॉडी में जो फिजिकल सिम्टम्स होंगे मल्टीपल, मोर देन 2 हम कह सकते हैं. ठीक है, मोर देन 2 है ना. तो कैसे? हेडेक, स्टमक, बैक पेन हो सकता है. अलग अलग बॉडी के पार्ट में होगा, ये ध्यान रखना है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ठीक है. सिम्टम्स कैसे होंगे? मस्ट इंक्लूड 4 तो होने चाहिए कम से कम पेन सिम्टम्स. पेन आपकी किसी भी बॉडी शरीर में हो सकता है, किसी भी शरीर के अंग में हो सकता है. ठीक है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, दैट मीन्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद डाइजेशन. हम ये कह सकते हैं कि 2 सिम्टम्स वहां से जुड़े होने चाहिए. एक सेक्सुअल सिम्टम होना चाहिए, वो लिबिडल एनर्जी से हो सकता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है. एग्जाम्पल है ये. ठीक है. 1 सुडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ये आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हो सकते हैं. हो सकता है आपका सीएनएस, हो सकता है आपका पीएनएस. यहां से कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज जरूर होगी. तो यहां पर सोमेटाइजेशन में ये मेन पॉइंट है, मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स विल बी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट पर्सन्स बॉडी. और वो कैटेगरी अलग अलग है. पेन के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हम बोल सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड, सेक्सुअल रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होगी. ये मेन की डिफरेंस है, ध्यान रखना सोमेटाइजेशन का. ठीक है. सिम्टम्स वेग होंगे, दैट मीन्स नॉट क्लियर. क्लियरली आप नहीं बता सकते कि व्हाट एक्चुअली अकरिंग देयर, है ना. लीड्स टू फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट. बार बार वो पर्सन क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, कहेगा कि यार चलो ग्लूकोज तो लगा ही दो. अननेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा उसको. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी हो सकता है भाई उनको. ठीक है. इन फिजिकल सिम्टम्स का रीजन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है. तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा. उम्मीद है कि आपको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है पेन डिसऑर्डर पे. अब पेन डिसऑर्डर देखिए, यहां पर आप लिख सकते हैं कि क्रोनिक पेन विल बी देयर. क्या होगा? क्रोनिक पेन. सो हम कहेंगे इस डिसऑर्डर को पहचानने का तरीका, परसिस्टेंट पेन, क्रोनिक पेन, मोर देन 1 पार्ट ऑफ अवर बॉडी. एक से ज्यादा हिस्से में अगर हमारे शरीर में आ रहा है लेकिन हमारी रिपोर्ट्स नहीं उसको डिफाइन कर पा रही है, तो वो पेन डिसऑर्डर होगा. समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वही सेम रहेंगे. एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा था तो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, मतलब टॉपिक का सब टॉपिक कंप्लीट होता है. अब ये इंटरेस्टिंग सी पिक देखिए आप, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. भाई इसको ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में हाइपोकॉन्ड्रियासिस के नाम से पूछ लिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के हिसाब से पूछ लिया जाए. अब ये इलनेस है तो हम कहेंगे कि इलनेस क्रिएट एंजाइटी एंड दिस एंजाइटी will affect your daily functioning and then illness anxiety disorder will be. अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे हम इसको देखो. आप ध्यान से देख लीजिए इस पिक्चर्स को. यहाँ पर एक लड़की है, एक गर्ल है, जो कि खुद को ही कैसे मेजर कर रही है, कैसे स्टेथोस्कोप लगाकर देख रही है कि क्या मैं ठीक हूँ. और साइड में आपको ये मेडिसिन भी नजर आ रही हैं. हो सकता है इसने इनमें से एक आध गोली खा भी ली हो. तो चलिए समझते हैं. हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहां पर एक पर्सन इंटेंस फियर ऑफ हैविंग अ सीरियस इलनेस. उसको लगता है, इस लड़की को लगता है कि इसको एक भयानक, खतरनाक, मतलब फैटाल प्रॉब्लम है. दैट मीन्स एक डेंजरस प्रॉब्लम, डिसीज से ये सफर कर रही है, इसको लग रहा है. सिर्फ लग रहा है, ये बात भी ध्यान रखना. ठीक है. लाइक कैंसर, हार्ट डिसीज, HIV. लेकिन मेडिकल टेस्ट क्या कहती हैं? कोई रीजन नहीं, कोई फिजिकल कॉज एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मतलब रिपोर्ट्स नॉर्मल. ठीक है. तो यहां पर इस पर्सन को बार बार लगेगा कि वो बीमार है, या मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब है यहां पर, अगर हेडेक है, मान लीजिए किसी के सिर में दर्द है,
तो वो क्या कहेगा मुझे, क्या है भाई, ब्रेन ट्यूमर। क्या कहेगा, ब्रेन ट्यूमर। इतना एग्जैजरेट करेगा, इतना मैनिपुलेट करेगा इंफॉर्मेशन को, दैट मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है वो नॉर्मल बॉडी सेंसेशन को भी। नॉर्मल बॉडी सेंसेशन, कई बार हमें भी हेडेक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये बोल दें कि मुझे तो ब्रेन ट्यूमर है, नहीं होता ना। तो ऐसा कहने पर, मान लो गले में खराश है, ठीक है, गले में कोई प्रॉब्लम है, कहेगा कि मुझे तो थायराइड है। समझ रहे हैं, एकदम से मिस इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन को, बेसिक इंफॉर्मेशन या हम कहें जो हमारी बॉडी सिग्नल देती है उनको एक्सेजरेट करना, ओवर ओवर एंड ओवर करके देखना, तो वो होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और जब एक पर्सन को इलनेस होने का डर रहता है, उसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होगी और एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाएगा। कुछ की फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। प्री ऑक्यूपेशन मतलब पहले से ही वो तैयार है ये सोचने के लिए कि वो बीमार है। कितना कमाल की बात है ना, उसको डर रहता ही रहता है। फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट होंगी, मेडिकल डिमांड्स की, मेडिकल टेस्ट की डिमांड होगी बार बार, रीएश्योरेंस की उसको जरूरत पड़ेगी, मैं ठीक हूँ ना, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर से नहीं नहीं एक बार और चेक कर दो, एक बार और चेक कर दो, है ना। सेल्फ डायग्नोसिस, अभी हमने पिक्चर में क्या देखा, मेडिसिन रखी हैं, स्टेथोस्कोप खुद को लगा रखा है, हो सकता है इनके पास अपना थर्मोमीटर भी हो, बार बार चेक करें मुझे फीवर है, ठीक है। तो मेडिकल इंफॉर्मेशन खुद को क्योर करने, खुद सेल्फ ट्रीटमेंट लेने की इंटरनेट से दवाइयां देखी जा रही हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल नीचे है, पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। कन्वर्जन डिसऑर्डर, देखिए कन्वर्जन डिसऑर्डर नाम से क्लियर हो रहा है, हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से कोशिश करते हैं और भी अच्छे से समझने की। कन्वर्जन डिसऑर्डर दैट मीन्स सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों ने कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट को ऑब्जर्व किया, विटनेस रहे हैं किसी खतरनाक कंडीशन की, और उस कंडीशन के दौरान उनकी बॉडी में चेंज आ जाना, पैरालिसिस, ठीक है। ट्रॉमेटिक इवेंट लीड्स टू पैरालिसिस, दैट मीन्स कन्वर्ट हो जाती है वो ट्रॉमेटिक इवेंट एक डिसऑर्डर में, पैरालिसिस में हो गया। तो आप इस तरीके से इसको एक बार समझने की कोशिश करो, थ्योरी पढ़ते हैं चलो। एक ऐसी कंडीशन इज अ कंडीशन वेयर ए पर्सन एक्सपीरियंस रियल, समझ रहे, यहां पर रियल है, रियल में उसको पैरालिसिस हुआ, अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि बस उसने सोच लिया है। रियल फिजिकल सिम्टम्स विल ऑब्जर्व पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, सीजर्स दैट कांट बी एक्सप्लेन मेडिकल कंडीशन। फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई विस्फोट हो जाता है, विस्फोट दैट मीन्स ब्लास्ट हो जाता है, कंपनी में कहीं आग वगैरह लग जाती है, और एक पर्सन कहता है कि एग्जांपल है नीचे ये सेम आई थिंक, वर्क प्लेस किसी भी उनके काम की जगह पर कोई भी एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि एक पर्सन ब्लाइंड हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद बताया कि भाई ना तो इनकी आंखें खराब है ना ब्रेन, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल हुआ भाई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद, कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होगा वो इंटेंशनली नहीं होता, अचानक से हो जाता है, ठीक है। सिम्टम्स मिमिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, सूडोसीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कोज नहीं मिलेगा, कोई रियल एविडेंस नहीं मिलेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस और ट्रामा, अब यहां पर हमने देखा भाई स्ट्रेस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, मेनली ट्रोमेटिक इवेंट ही रहती है, स्ट्रेस की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि दिखना बंद हो जाता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। अब बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में इस पिक्चर को देखो, आपको क्या लगता है, क्या लगता है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल एक ही है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक बिल्कुल ठीक ठाक बच्ची है, यहाँ पर भी एक लेडी है, और दोनों ही मिरर में देख रही हैं, अपने आप को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर देख रही हैं कि यार ये क्या हो गया मुझे, है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो चलिए बॉडी डिस्मॉर्फिक को समझते हैं। ये कुछ वैसा है कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरा ना यहाँ से ये चीजें सही नहीं है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये डिफेक्ट है यहाँ पर, या मेरी नाक बहुत बड़ी है, या मेरे कान बहुत पीके जैसे हैं, ऐसे बड़े वाले हैं, मुझे ये अच्छे नहीं लगते, ऐसा कुछ। So body dysmorphic is a disorder, is a condition where person become obsessed with the perceived flaws in their physical appearance। एक person बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, है ना। अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ एक आध कमियों को लेकर इतना कॉन्शियस होता है कि वो लोगों से नहीं मिलता। किस वजह से उसको ये लगता है कि वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरी स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं, पिंपल्स होने की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं।
सो द फ्लॉ इज आइदर माइनर और इमेजिन, मे बी वो जो कमियां हैं वो डिफेक्ट्स हैं वो छोटे हो सकते हैं और इमेजिन भी हो सकते हैं, मतलब उन्होंने सोच लिया है, ऐसा कुछ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल नाक बड़ी होना, मेरे होठ थोड़े बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे हैं, दांत मेरे बड़े बड़े हैं ऐसा मान लेना, या बिल्कुल ही छोटे हैं, मेरे तो होठ अंदर है ऐसा मान लेना, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, ये मान लेना इमेजिन और छोटा माइनर। फॉर एग्जाम्पल किसी की नाक छोटी थोड़ी बहुत थोड़ी होगी, या फिर हम कहें किसी के कान थोड़े से साइज में हल्के से बड़े, लेकिन नोटिस नहीं होते, समझ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को भाई नोटिस होते हैं, दे ऑलवेज चेक देयर अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो घंटों टाइम स्पेंड करेंगे सामने खड़े होकर, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना। तो कुछ फीचर्स की बात करते हैं, प्री ऑक्यूपेशन, इमेजिन और एक्सेजरेट डिफेक्ट्स, मतलब डिफेक्ट्स को इमेजिन करना, एक्सेजरेट दैट मीन्स उनको बड़ा चढ़ा कर देखना, ठीक है। मिरर चेक करना, घंटों लगे रहना, हाइड द फ्लॉज, ट्राई टू हाइड द फ्लॉज, फॉर एग्जांपल पिंपल्स आर देयर एंड दे ट्राई टू रिमूव दैट और कवर दैट सम काइंड ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, है ना, तो वो करना। मेसिक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ये तो हो गया, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इंपैक्ट डेली लाइफ, और इनकी वजह से उनको क्या होगा, स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल है वेमेन का है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वेमेन ही होती हैं, ठीक है, ये कोइंसिडेंटली अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों पिक्चर्स में वेमेन है, तो यहाँ पर एक बॉय भी होना चाहिए था, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ वेमेन ही फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस रहते। तो होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आया सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। यहाँ पर हमने कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, इसके बारे में बात करेंगे, कोजेस को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कॉजेज को डिस्कस करते हैं। कॉजेज में वही तीन ब्रॉड मेन कैटेगरी आपको नजर आएंगी, पहली है बायोलॉजिकल, सेकंड साइकोलॉजिकल एंड थर्ड सोशल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल में सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आता है, कि जिनके मम्मी पापा, हम कहें जिनके जीन्स में इस तरह के आपको जीन्स ऐसे मिलेंगे, तो देयर आर मोर चांसेस दैट दैट पर्सन विल मोर ससेप्टिबल और sensitive to such kind of stimulus in which they may suffer from that kind of या these kind of disorders। अगर उनके जीन्स में इस तरह के या जीन्स उनको मिले हैं अपने पेरेंट्स से, तो किसी भी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो लोग ज्यादा संवेदनशील या कहें ज्यादा सेंसिटिव होंगे, कि उनको चांसेस ज्यादा होंगे उस तरह के डिसऑर्डर्स होने के, ठीक है, एज कंपैरिजन टू दोज जिनको अपनी विरासत में इनहेरिटेड ट्रेट्स ऐसे नहीं है, जीन्स ऐसे नहीं, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल रहेगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रेन फंक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस एक रूट कोज हो सकता है। और वन मोर थिंग, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रूट कोज है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हल्का सा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से ही एक पर्सन सफर कर रहा है, या न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर है इनका, तो ऐसा, ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की कमाल की बात यह है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले साइको एनालिटिकल अप्रोच आती है, और साइको एनालिटिकल अप्रोच में हमारे पास पहला अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम पिछली वीडियो से करते आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकोलॉजिकल गेन। अनकॉन्शियस इफेक्ट ठीक है भाई, जो है चलने दो, साइकोलॉजिकल गेन को हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। कई बार लोगों को, देयर आर टू टाइप ऑफ गेन, प्राइमरी गेन एंड सेकेंडरी गेन, ध्यान रखना भाई। प्राइमरी गेन क्या कहता है कि कई बार लोगों को डिसऑर्डर इस वजह से हो जाता है क्योंकि उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है, या हम कहें इड जो होती है, वो अलग तरह से बिहेव करती है, इड ईगो सुपर ईगो, जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको प्राइमरी गेन को समझना, मतलब खुद का मुनाफा, आप ऐसे समझो इसको, खुद का मुनाफा। इन डिसऑर्डर से भला किसका क्या मुनाफा होगा, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, तो चलो बताते हैं आपको। एक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर, देखिए, ए गर्ल फील गिल्टी फॉर बीइंग रिलीव्ड आफ्टर हर फादर डेथ। अब एक बच्ची को उनके फादर की डेथ पर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ठीक चला गया ये तो, है ना, मान लो ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो कहा है, किसने कहा है, उसकी इड ने कहा है, क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है इड, ठीक है। हो सकता है उनके फादर बड़े स्ट्रिक्ट रहते हो कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, उससे बात नहीं, इससे बात नहीं, लेकिन अब उसके फादर की डेथ हो गई, तो इड कहती है कि ठीक हुआ, हम तो बचे भाई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपने अगर सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो सुपर ईगो क्या कहेगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने फादर की डेथ पर ऐसे बात कर रही हो अपने आप से ही।
ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा भाई, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, और रियलिटी क्या है, ये वाली है, इट तो प्लेजर पर काम करती है, रियलिटी प्रिंसिपल पर ईगो और सुपर ईगो काम करती है, पता है ना। तो सुपर ईगो कहेगी कि यार तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, और इस बात पर ये जो गर्ल है, मान लो ये कौन है, रुचि है, और रुचि कहती है कि यार तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। ऐसी कहावतें होती है हमारे यहाँ पर, ऐसी बिल्कुल है भाई, तुम्हें डूब मरना चाहिए। डूब मरने का मतलब ये है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो अपने पिता की मृत्यु पर। ठीक है, तो इस वजह से जो ये सुपर ईगो क्या करेगी, इसको एंजाइटी से सफर करवाएगी। क्यों इड ने ऐसा सोचा, क्यों रुचि ने ऐसा सोचा, इस एंजाइटी की वजह से क्या होगा, इसको पैरालिसिस हो गया। समझ रहे हैं। और अब ये जो पैरालिसिस हुआ है, ये बच्ची अब सोचेगी कि ये तो सही हुआ मेरे साथ, मैं इसी काबिल थी, पनिशमेंट हरसेल्फ। ठीक है, अवॉइड एक्नॉलेजिंग हर इमोशंस एंड पनिशमेंट हरसेल्फ, अपने इमोशंस को क्या करेगी वो, ये लगेगा तो कहीं ना कहीं भाई नहीं यार मैंने गलत सोचा, और इसकी सजा तो यही है कि मुझे ठीक हुआ, मुझे पैरालिसिस हो गया, मैं तो इसी काबिल थी। तो यहां पर ये क्या है, गेन है जो वो चाहती थी, और ये गेन कौन सा है, अनकॉन्शियस गेन। ठीक है, उसने उसको बताया नहीं, अनकॉन्शियस गेन, उसको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता था कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हें कुछ ना कुछ दुख मिलना चाहिए, और वो मिल गया। तो प्राइमरी गेन अनकॉन्शियस गेन इसको मिला, अनकॉन्शियस पनिशमेंट इसको मिली अनकॉन्शियस लेवल की हेल्प से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी गेन। प्राइमरी गेन भी एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि एक बच्चे को सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेकेंडरी गेन। अब सेकेंडरी गेन क्या है, इसका एग्जांपल भी सुनो। अब कई बार फैमिली में क्या होता है भाई, कुछ बच्चों को ना ये पता होता है कि हम ना, अगर हम कहीं किसी भी तरह की हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, सिक रोल देखिए, ये वाला देखिए, तो भाई घर में कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को फीवर है, किसी की हेल्थ सही नहीं है, तो उसको अटेंशन मिलेगी, बिल्कुल अटेंशन मिलेगी, सभी लोग उसका ख्याल रखेंगे, खाने का, पीने का, बार बार पूछने का, उठाने बैठाने, हर दम उसको हर ख्वाहिश पूरी की जाने की कोशिश की जाती है। अवॉइडेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे काम नहीं करवाया जाता, जैसे बच्चों से स्कूल का काम नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि बच्चे पहले तुम ना बिल्कुल हेल्दी हो जाओ, ठीक हो जाओ, उसके बाद आप स्कूल जा सकते हो, उसके बाद आप आराम से काम करें। ठीक है, तो ये एक मोटिव हो सकता है जो कि सेकेंडरी गेन में आता है। कोई बच्चा इस गेन को अचीव करने के लिए भी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में फिजिकल पेन हो सकता है, या उनको फीवर हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, न जाने कौन से दर्द हो जाए। समझ रहे, तो ये भी एक रीजन है सेकेंडरी गेन को। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है लर्निंग थियरी। अब भाई लर्निंग थियरी क्या कहती है, कंडीशन एंड मॉडलिंग। अब कंडीशनिंग मॉडलिंग क्या कह रही है भाई, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक रोल। अब यहां पर जब आपने देखा एक बीमार व्यक्ति को खाने को फ्रूट, उसकी सेवा पूरी की जा रही है, जो वो चाहे वो उसके सामने लेकर आया जा रहा है, तो बच्चे ने क्या देखा, इन्फोर्समेंट देखा, ये जो बिल्कुल सही है, हमें कुछ करना ही नहीं, स्कूल का काम करना नहीं, टीचर की पिटाई का डर, किसी चीज का कोई डर नहीं है, अब तो हमारी मौज हो गई, और ये इन्फोर्समेंट है, ये कंडीशनिंग में आती है। उस बच्चे ने देखा और मजा आ गया, अब उसको ये जो डिसऑर्डर होने के चांसेस है। मॉडलिंग, किसी को कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हो किसी की फैमिली में कैंसर है, तो उनको ये डर रहता है कि कहीं उनको भी ना हो जाए, तो मॉडलिंग। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रोच। अब कॉग्निशन मैंने क्या बताया था भाई, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, फॉल्टी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो सकता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन क्या कहती है कि इंडिविजुअल विद सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर टेंड टू फोकस एक्सेसिवली ऑन बॉडीली सेंसेशन, इंटरप्रेट देम एज अ साइन ऑफ सीरियस इलनेस। मेन एग्जांपल कौन सा होगा यहां पर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या किया जा रहा है, किसी को सिर दर्द है, ठीक है, सिर दर्द को क्या बता दिया भाई उन्होंने, ब्रेन ट्यूमर बता दिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान दे रहा है भाई, एक्सेसिवली बॉडीली सेंसेशंस पर बहुत ज्यादा एक्सेस में आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एक आध बार हो जाता है, थोड़ा बहुत जाने तो मत ध्यान दो इतना, लेकिन वो ध्यान दे रहा है। तो सेलेक्टिव अटेंशन भी एक रीजन हो सकता है। उन सिग्नल्स को, उन साइंस को सीरियसली इलनेस मान लेना भी एक सिग्नल हो सकता है। ओवर इंटरप्रिटेशन, अभी एग्जांपल वही ले सकते हैं आप यहाँ पर। लैक ऑफ नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है कि भाई मौसम चेंज हो रहा है, आपको हो सकता है फीवर हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं, मुझे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मौसम चेंज हो गया है, तो मतलब मेरी जान लेकर जाएगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा आपको कि आप डॉक्टर के पास मत जाएं, लेकिन एक माइन्यूट सा, इतनी सहनशीलता,
आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, वल्नरेबल और पर्सनैलिटी लाइफ इवेंट्स की बात करते हैं। किसी की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, जो हाईली सेंसिटिव होता है किसी एनवायरनमेंट में, उनको चांसेस ज्यादा होते हैं उस तरह के डिसऑर्डर्स होने के। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, स्ट्रेसफुल वो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस तरह के डिसऑर्डर्स होने के। तो यहाँ पर हमारा समरी आ जाती है, समरी को आप ध्यान से पढ़िएगा और ये बात ध्यान रखें, नेक्स्ट के जो बायोलॉजिकल ये जो हम रूट कॉजेज पढ़ रहे हैं, टियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल ब्रीफ में करने वाले हैं। तो चलिए आगे ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सोमेटोफोम डिसऑर्डर्स के सबसे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स ब्रीफ में यहाँ पर राइट किए गए हैं, तो एक बार उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। सपोर्टिव थेरेपी, भाई किसी को फिजिकल सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट सही हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं बता रही, तो हम उसमें सपोर्टिव थेरेपी का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, रेगुलर चेकअप का एक प्लान बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, जिससे कि रेगुलर चेकअप होगा और उसको अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट के लिए अवॉइड करेंगे। भाई आप रुक जाइए, ये टेस्ट मत करवाएं, ये आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो हम इन्हीं का रेगुलर चेकअप करेंगे और ओवर द टाइम इट कैन रिड्यूस कंप्लेन। और हो सकता है टाइम टू टाइम ऐसा देखकर कि यार कुछ आ ही नहीं रहा है तो अब तो ठीक ही हो गया हूं, तो सपोर्ट करना उस पर्सन का। कोग्निटिव थेरेपी की बात करते हैं। कोग्निटिव थेरेपी दैट मींस हेल्प दैट पेशेंट अंडरस्टैंड एंड रिड्यूस द सेकेंडरी गेन। कोग्निशन मतलब बच्चे को सेकेंडरी गेन से बचाना है। अगर वो कह रहा है कि नहीं बीमार होकर तो मजा आ जाता है, हर ख्वाहिश पूरी होने के चांस है, अगर रिमोट कंट्रोल कार भी बोलोगे तो मम्मी ले आएगी, तो भाई कॉग्निशन मीन्स उसके सोचने के नजरिए को बदलिए, सोचने के तरीके को बदलिए, नजरिया तो देखने का होता है ना। तो भाई अगर कॉग्निशन मतलब आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका बदल दो तो बात बन जाएगी आपकी। साइको एनालिसिस एंड हिप्नोटिक थेरेपी। साइको एनालिसिस कहती है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, मतलब कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो प्राइमरी गेन है या सेकेंडरी गेन है, या आपका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अनकवर करने के लिए हम साइकोथेरेपी लगा सकते हैं, साइको एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर जो हम ड्रीम एनालिसिस लगा सकते हैं, फ्री एसोसिएशन लगा सकते हैं, दीज आर सम टाइप ऑफ साइको एनालिसिस। समझ रहे हैं, टाइप ऑफ आती है यहाँ पर, टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो हम डिस्कस करेंगे उनको आगे आने वाले चैप्टर्स में। बिहेवियरल थेरेपी में नॉट रेनफोर्सिंग, उनको रेनफोर्समेंट से रोका जाए, रेनफोर्सिंग नॉर्मल बिहेवियर को रेनफोर्स किया जाए। अब बीमार बच्चे वाला एग्जाम्पल यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, अब आप पढ़िएगा इनको भाई, कॉग्निशन को रिस्ट्रक्चर करें। स्पॉन्टेनियस रिकवरी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बिल्कुल बिल्कुल आसान है पढ़ना अब आप। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को, सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स। कुछ सिम्टम्स आपको भी पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, इम्पेयर्ड सेंस, सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ पर, लॉस ऑफ मेमोरी यहाँ पर राइट है कि आपकी मेमोरी लॉस होने के चांसेस बढ़ गए, इमोशनल नमनेस, उसके बाद है हमारे पास सडन मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपको अच्छा लगेगा इसको सुनकर और आपको मजा भी आने वाला है। चलिए पढ़ते हैं डिसोसिएट करना। एसोसिएशन में हम क्या करते थे, दो चीजों के बीच में कॉम्बिनेशन बना रहे थे, डिसोसिएट में हम उनको तोड़ रहे हैं। तो एक ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन वे हैव पर्सन एक्सपीरियंस डिसरप्शन, ठीक है, एंड सेपरेशन। these two terms are very important in order to understand डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसरप्शन एंड सेपरेशन मतलब अलगाव और चीजों का ब्रेकआउट देखने को आपको मिलेगा। कहां पर, कॉन्शियसनेस में, आपकी मेमोरी में, आपकी आइडेंटिटी में, आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी। मतलब आप रियलिटी को कैसे रिसीव करें, ऑब्वियस है कि आप हो सकता है रियलिटी और खुद को बिल्कुल अलग अलग मान रहे हो कि यार ये जमाना चल रहा है, बिल्कुल एकदम से नम बैठे हैं, बिल्कुल सुन। कई बार ऐसा होता है कि हम ना बैठे होते हैं ना, आपको उन ख्यालों का पता है, यू वर नॉट अवेयर अबाउट दैट टाइम एंड द थॉट प्रोसेस, जो आप उस टाइम सोच रहे हैं आप बिल्कुल अवेयर नहीं होते और बिल्कुल आराम से ऐसे बैठे रहते हैं। सामने से कोई गुजर रहा है, ना उसको देखना ना सामने देखना, बिल्कुल कट आउट रियलिटी से। आइडेंटिटी से भी लोग एक दूसरे, अपनी खुद मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेमोरी लॉस हो जाना, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट सिचुएशन से अनअवेयर रहना, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, ये रेस्पॉन्स होता है किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट का या एक्सट्रीम स्ट्रेस का, कि आपकी लाइफ में एक पीक लेवल का स्ट्रेस आ गया है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट होने वाले हैं। ठीक है, सो देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। फर्स्ट इज द डिसोसिएटिव एमेनेशिया एंड द फ्यूग।
डिसोसिएटिव एमेनेशिया क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एमेनेशिया हम लोगों ने MPC 01 में पढ़ा था भाई, एमेनेशिया कोग्निटिव साइकोलॉजी में, अगर हम गलत नहीं है तो। कोग्निटिव साइकोलॉजी में एमेनेशिया हमने देखा था कि ब्रेन में किसी फिजिकल डैमेज होने की वजह से या फिर मेमोरी लॉस होना एमेनेशिया की कैटेगरी में आया था, ठीक है। तो डिसोसिएटिव एमेनेशिया को पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पर देखो, ये बस सिंबलाइज्ड हैं, आप इनसे समझ सकते हैं। जब हम थियरी पढ़ेंगे तो आपको और मजा आने वाला है। डिसोसिएटिव एमेनेशिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय इनएबिलिटी टू रिकॉल द इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक पर्सन अपनी क्षमता, कैपेबिलिटी खो चुका है इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की, वो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन की। कमाल की बात है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजुअली रिलेटेड टू ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट। दिस मेमोरी लॉस इज नॉट ड्यू टू द फिजिकल कोज। हमने क्या कहा कि ये फिजिकल कोज की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से वो स्ट्रेस हो सकता है, या वो कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकती है जिसकी वजह से एक पर्सन ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन खो दी है या वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ये जो एमेनेशिया हमने डिस्कस किया वो कितने टाइप का हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है? तो सबसे पहला है हमारे पास लोकेलाइज्ड एमेनेशिया। लोकेलाइज्ड एमेनेशिया कहता है कि एक पर्सन रिकॉल नहीं कर पा रहा है, याद नहीं रख पा रहा है इवेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि ये अराउंड संडे टू मंडे। हमने कंप्लीट डे इसलिए लिया ताकि आप टाइम में कंफ्यूज ना हो। अगर मैं कहूं कि 2 PM टू 4 PM मुझे कुछ नहीं याद था, आप रिकॉल नहीं कर पाए, तो लोकलाइज्ड एमेनेशिया हो सकता है। सेकंड है सेलेक्टिव एमेनेशिया, कि आप एक इंफॉर्मेशन, एक इवेंट की, कि आप अपनी पार्टी की कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स भूल गए हैं, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भूल गए, सेलेक्टिव एमेनेशिया हो जाना। थर्ड जनरलाइज, मतलब आप सब कुछ भूल जाना, एक पर्सन की कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री को गायब हो जाना, जो मूवीज में होता था पहले, आई थिंक अभी भी होता है, मुझे काफी टाइम हो गया मूवीज देखे। सो फोर्थ आता है कॉन्टिन्यूअस एमेनेशिया। कॉन्टिन्यूअस एमेनेशिया दैट मींस एक पर्टिकुलर इवेंट तक आपको याद है लेकिन उसके बाद का कुछ नहीं याद है। समझ में आ रहा है? इनएबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम ऑनवर्ड्स। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो मेमोरी लॉस सेलेक्टिव होगी और ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड होगी, ठीक है। और ये जो हम मेमोरी को भूल रहे हैं, फॉरगेटिंग इंफॉर्मेशन, ये परमानेंट नहीं होती, ये थेरेपीज की हेल्प से वापस आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मूवीज की तरह कि अब तो इनकी याददाश्त चली गई, अब नहीं आएगी। वो केसेस अलग होते हैं, लेकिन हम उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, जो टेम्परेरी है उनको कहेंगे, ठीक है। ये था हमारा एमेनेशिया। उसी में सेकंड टर्म सी फ्यूग, dissociative fugue. Fugue that means suddenly unexpected travel away from your home, workplace accompanied by amnesia, means उस amnesia में जब आपकी memory loss हुई, that leads to fugue, that means अभी आप भाग गए हैं अपने घर को छोड़कर, ऐसा। amnesia की वजह से memory loss की वजह से ऐसा। आप इनको इंटरकनेक्ट करके याद करने की कोशिश करें, इजी हो जाएगी, ठीक है। कंफ्यूजन अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में उनको कंफ्यूजन हो सकता है। फ्यूग अभी ऑब्वियस है, वो कहीं और जाएगा तो ऑब्वियस अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा, और आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स वो पर्सन एबल नहीं है कि वो अपनी करंट या जो उनकी रियल इंफॉर्मेशन थी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, वो रिकॉल कर पाए, ठीक है। तो वो नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग के बाद। अब एग्जाम्पल आपको खुद पढ़ना है। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। डीपर्सनलाइज डिसऑर्डर क्या कहता है? ये डिसऑर्डर कहता है कि persistent recurrent episode of feeling detached from one's body thought emotion। डीपर्सनलाइजेशन मतलब खुद से पर्सनलाइज जो हम होते हैं, अपने आप से जो हम अवगत होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं, अपने आप को खुद को जानते हैं, सेल्फ को जो जानते हैं, उससे कट आउट हो जाना। वो फिजिकली हो सकता है कि आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आप तो यार मतलब रोबोट की तरह पड़े हुए हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। थॉट थॉट प्रोसेस जो अभी हमने एग्जांपल दिया, बिल्कुल बैठे हैं और चले ही जा रही हैं थॉट, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे, मतलब आप अपने और उन थॉट्स को बिल्कुल अलग कंसीडर कर रहे हैं, इमोशंस को आप ऐसा फील कर रहे हैं। सो डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन में आप खुद से कटआउट महसूस करेंगे, डी रियलाइजेशन में आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से कटआउट महसूस करेंगे। ये बात ध्यान दो, कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एज इट इज बैठे रहते हैं और ऐसा लगता है कि यार ये ना जो संसार है, दुनिया है, ये तो मूवी की तरह चल रही है, मतलब अब देखो अब उसने वो कर दिया, फिर ये हो जाएगा, तो मूवी सा चल रहा है बिल्कुल। अभी हम तो फिर भी हाथ पैर हिला हिला रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे बैठे हुए सोच रहे होंगे बस,
इमोशंस आपके, थॉट्स आपके, बस न जाने क्या सोच रहे हैं, तो वो वाली सिचुएशंस हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिकरेंट एपिसोड एक टर्म यूज की गई है, परसिस्टेंट यूज की गई है, कि लगातार होने वाले, बार बार आने वाले एपिसोड्स की वजह से फिर ये डिपर्सनलाइजेशन स्ट्रेस कंसीडर किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। और ये मोस्टली ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक विमेन के ब्रेकअप का एग्जाम्पल है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। डिसोसिएटिव पिक्चर्स देखिए कितनी खतरनाक वाली पिक्चर है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको DID भी कहा जाता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, दैट मीन्स ये पर्सन अपनी खुद की आइडेंटिटी से स्विच कर रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। और मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, आई है शायद मूवी का नाम, नहीं आई नहीं है भाई, आई मूवी में तो सब कुछ ही चेंज हो जाता है। अक्षय कुमार की हाउसफुल 2 भी है, जिसमें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही मूवी है। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कंसीडर किया जाता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट्स और स्टेट्स, यू कैन सी दैट, और उनमें अलग अलग टाइम पर चेंजेस नजर आएंगे। कुछ फीचर्स की बात करते हैं। Alter has its own unique trait. Memories, behaviors both will be different for every personality. जो भी पर्सनैलिटी होगी उनके ट्रेट्स, मेमोरीज, बिहेवियर सब कुछ अलग आपको नजर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये पर्सन है, अब ये ऐसा सेम बिहेव कर रहा है इस वाली कंडीशन। बिल्कुल, अगर ये वाला रोल प्ले कर रहा है और ये वाला रोल प्ले कर रहा है, तो बोथ रोल, देयर बिहेवियर, देयर थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग मे बी डिफरेंट, है ना। वहां पर आपको अलग चीजें देखने को मिल सकती हैं। एल्टा में हैव डिफरेंट नेम्स, अब नाम अलग हो सकता है, जेंडर अलग हो सकता है, एज अलग। यहाँ पर जेंडर कहा है, सेक्स नहीं कहा है, ये बात ध्यान रखना भाई। बायोलॉजिकली डिटरमाइन करते हैं वो सेक्स होता है, सोसाइटी जो डिटरमाइन करती है वो जेंडर होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग नजर आ सकते हैं। ठीक है। सो डिसऑर्डर्स ऑफन एज अ रिस्पॉन्स टू सीवियर चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, मोस्टली जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है, ये बात ध्यान रखना। जो साइको किलर वाली मूवीज होती है ना, आई थिंक वो बेस्ट एग्जाम्पल होना चाहिए इसका, कि वो अपनी पर्सनैलिटी को स्विच करते हैं, एक नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं और एक पर्सनैलिटी को स्विच करके भी जीते हैं। ठीक है। तो ट्रीटमेंट का इसका सीधा सा एक फंडा है कि आप दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, मिला दीजिए, जो वो वाली पर्सनैलिटी थी वो भी और जो एक और पर्सनैलिटी है दोनों को मिला दीजिए, तो एक पर्सनैलिटी बन जाएगी। दैट मीन्स वो मल्टीपल पर्सनैलिटी से नॉर्मल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसका एकमात्र उपाय है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं कॉजेज के बारे में। अब कॉजेज को बिल्कुल ब्रीफ में बताएंगे हम। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, वही जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, यू हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में यहाँ पर साइको एनालिटिकल अप्रोच आ गई है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो आपको डिसोसिएटिव रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो होगी, यहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं ना साइकोडायनेमिक में, तो वहां से ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एक रीजन हो सकते हैं रिप्रेशन और डिनाइल। रिप्रेशन और डिनाइल, अनकॉन्शियस माइंड एक मेन रोल प्ले करता है इस तरह के केसेस में, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। रिप्रेशन दैट मीन्स कोई पेनफुल मेमोरीज को स्प्रेस कर दिया गया है, दबा दिया गया है, उनके करंट अवेयरनेस में आने से पहले उनकी लाइफ में उनको स्प्रेस कर दिया गया है। अब वो इमोशंस जब बाहर निकलते हैं ना, तो वो पर्सनैलिटी का भी रूप ले लेते हैं, कि मेरी दो पर्सनैलिटी थी। एक तो एक बच्चे में काफी गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लगभग 10-15 साल दबाया गया है। हो सकता है वो अपने एडोलेसेंस में या अर्ली एडल्टहुड के दौरान वो इतना दो पर्सनैलिटी, एक तो बिल्कुल काम जो उसको सिखाया गया है, और दूसरी जो उसकी रियल पर्सनैलिटी जिसको सप्रेस कर दिया गया था, वो पर्सनैलिटी उभर कर आ सकती है। समझ में आ गया। ठीक है। साइको एनालिटिकल अप्रोच के बाद बिहेवियर अप्रोच को पढ़ो भाई। अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस, अभी ये देखना, स्ट्रेस रिलीज होता है, यहाँ के लर्न बिहेवियर वी कैन से दैट कि एक्सट्रीम स्ट्रेस और ट्रॉमा से बचने के लिए भी कई बार ये रेस्पॉन्सिबल होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का। समझ में आ रहा है। कॉग्निटिव, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, तो भाई अभी ये आपको खुद पढ़ना है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना इजी बस, बहुत इजी। जो मेन टर्म्स है वो हमने हाईलाइट की हैं। यहाँ तक जो एनवायरमेंट कह रहे हैं, सॉरी, ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट है वो हमने क्या बताया, दोनों ही जो आइडेंटिटीज को आप क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, तो उसका वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रिएटिंग ए सेफ एनवायरमेंट, सेफ एनवायरमेंट वहां पर बड़ा जरूरी है। ठीक है।
एमिनेशिया और फ्यूग के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे भी जो सेफ एनवायरनमेंट है, साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में आप यह ध्यान रखें, रेपो बिल्ड करते वक्त आपका जो एनवायरनमेंट है बड़ा ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, साइको एनालिटिकल थियरी ये हमने पहले भी बताई थी अभी आपको। ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन थेरेपी, ये जो टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं साइको एनालिटिकल थियरीज में। सीबीटी में नेगेटिव थॉट्स को आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हम डिस्कस कर चुके, एक्सपोजर थेरेपी हम डिस्कस कर चुके, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक एसटीआई जिसको बोला जाता है, एसआईटी नहीं, एस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, एसएमटी हो गया ना ये तो, हाँ, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। हिप्नोग्राफी, हिप्नोथेरेपी हम यूज कर सकते हैं, मेडिकेशंस का हम साथ में यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आइडेंटिटीज हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। और ये मतलब इतना इजी टास्क नहीं है जितना आप लोगों को लगता है, जितनी जल्दी हमने इनको कवर करने की कोशिश की है। लेकिन आप कोशिश करना कि इनको आप पढ़ें, क्योंकि ये बिल्कुल अब पढ़ने तक का रहेगा, क्योंकि काफी चैप्टर्स में हम सेम चीजें करते आ रहे हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में किया, ये बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जैसे साइकोथेरेपी, साइको एनालिटिकल, सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आने ही चाहिए। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको डाउट लगे कि ट्रीटमेंट सर दोबारा करवाएं तो हम कोशिश करेंगे इनको दोबारा करवाने की, लेकिन इतनी सी क्लास में इतना ही सफिशियंट होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।